बस बहुत हो गया। ये लोग मुझसे रोटी बनवाए जा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। इतनी सी बात ये लोग समझते क्यों नहीं? जानवर को भी रोटी बनाना नहीं आता। मुझे घर के बर्तन मांजने वाला जूना समझा हुआ है, जो घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। रेशमा आधी रात को रोटियां सेक रही थी और पसीने से उसकी हालत बुरी हो गई थी। वैसे तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ज्यादा मेहनत की वजह से उसके शरीर से पसीना बह रहा था। अरे बहू, जल्दी जल्दी रोटी बना। तेरे ससुर कब से रोटी का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैंने सब लोगों को रात के 8 बजे खाना खिला दिया था। अब सब लोगों को दोबारा से भूख लग गई, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 2 हाथों से जितनी रोटियां बना सकती हूँ, उतनी ही तो बनाऊंगी ना। बहू, तू तो जानती है ना, हमारे परिवार वालों को 2 बार खाना खाने की आदत है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तू रोटी बना दे, उसके बाद बर्तन मैं साफ कर दूंगी। तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना, हम सब लोगों को तेरे हाथों का खाना कितना अच्छा लगता है। इसीलिए तो तुझे बनाने के लिए बोल रही हूँ। माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप ये मीठी मीठी बातें करेंगी और उसके बाद बर्तन भी मुझसे ही साफ करवाएंगी। ये बुढ़िया बहुत तेज है। दिखने से ही लगता है कि सीधी सादी है। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। रेशमा की शादी अतुल नाम के लड़के से हुई थी। वैसे तो अतुल बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। शायद रेशमा से भी ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए रेशमा इतनी दुखी रहा करती। रेशमा को जल्दी खाना खाने की आदत थी, इसीलिए वो अपने ससुराल वालों को 8 बजे ही खाना खिला दिया करती। लेकिन उसके घर वालों को रात के 2 बजे फिर से भूख लग जाया करती। इस बात से रेशमा बहुत परेशान थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को कॉल किया और कहने लगी, तू ही बता नेहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ससुराल वालों को 2 बार खाना खाने की आदत है। ये लोग तो इस तरह खाना खाते हैं जैसे मैं उनके घर में खाना बनाने की मशीन हूँ। अरे 2 बार कौन खाना बनाता है यार? तो एक काम क्यों नहीं करती? इन लोगों को थोड़ी देरी से खाना देने लग जा। अब तू उन्हें देरी से खाना खिलाएगी तो अपने आप ही उनकी आदत बदल जाएगी। अगर तू उन्हें रात के 10 बजे खाना खिलाएगी, फिर तो वो तुझसे रात के 2:30 बजे खाना नहीं मांगेंगे ना। तुझे क्या लगता है मैंने ये नहीं किया? मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने 10 बजे खाना दिया था, लेकिन फिर से दोबारा 2:30 बजे खाना खाने के लिए बैठ गए ये भूखे लोग और मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, फिर तो तू ऐसा कर, एक ही बार में सारा खाना बना कर रख दे। जिसे भी खाना होगा वो खा लेगा। कम से कम 2:30 बजे तेरी नींद तो खराब नहीं होगी। मेरी बहन, तू ये कैसी एडवाइस दे रही है? तुझे क्या लगता है मैंने ये करके नहीं देखा होगा? मैंने ये भी करके देखा। मैंने एक ही बार में बहुत सारा खाना बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने उस खाने को छुआ भी नहीं। अगले दिन मुझसे मुंह बनाकर बैठ गए। उनका कहना था कि उन्हें गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है। फिर तो तू कॉल काट दे। तू तो गलत घर में जाकर बस गई है। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। इतना बोलकर नेहा कॉल कट कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रेशमा यूं ही अपने घर वालों के लिए रात के 2:30 बजे खाना खाने से परेशान रहा करती। एक दिन वो रात के 2:30 बजे खाना बना रही थी। तभी उसकी ननद रसोई में आती है और कहती है, भाभी कुछ भी बोलो, जो आपने पनीर की सब्जी बनाई थी वो कमाल की थी। खाकर मजा आ गया। अब मैं सुबह 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। तो अगर दीदी आपने खाना खा लिया है तो मेरी थोड़ी मदद करवा दो। आटा कम पड़ गया है, थोड़ा सा आटा तैयार कर दो। मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक दूंगी। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल मेरा व्रत भी है। भाभी, मैं आपकी मदद करवा तो दी थी, लेकिन मैंने परसों ही मैनिक्योर करवाया है। अगर मैंने आटा तैयार किया तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसकी ननद वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में पैर पसार कर सो जाती है। बेचारी रेशमा अकेले ही यूं ही परेशान होती हुई पूरे घर के लिए खाना बनाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रेशमा ने तय कर लिया कि वो रात के 2:30 बजे उठकर अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बनाएगी। उसने सर पर पट्टी बांध ली और जाकर कमरे में सो गई। तभी अतुल उसे रात के 2:30 बजे जगाने लगा। अरे रेशमा, उठ जाओ, रात के 2:30 बज गए हैं। सब लोगों को बहुत तेज भूख लगी है और सच बताऊं तो आज रात को मैंने भी ढंग से खाना नहीं खाया। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। चलो कुछ बढ़िया सा बना दो। आपको नजर नहीं आ रहा, मेरे सर पर पट्टी बंधी है। मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अगर आप लोगों को इतनी ही भूख लगी है
तो कुछ ऑनलाइन मंगा लीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेशमा? इतनी रात को कुछ भी ऑनलाइन नहीं आएगा। और वैसे भी अगर कुछ स्टोर खुला भी हुआ हो तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस मांगेंगे। तुम जानती हो मेरी सैलरी इतनी नहीं है। जब आपकी सैलरी इतनी नहीं है तो आप अपने घर वालों को 2-2 बार खाना खाने के लिए मना क्यों नहीं करते? अगर आप और आपका परिवार रात के 2:30 बजे खाना खाना बंद कर देना तो ना जाने कितने पैसे और राशन की बचत होगी। यहाँ भारत में लोगों को एक समय का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता और हमारे घर वाले रात के 2:30 बजे उठकर खाना खाते हैं। अतुल ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, और अब तुम्हारी ये बातें सुनकर ना साफ पता चल रहा है तुम्हारे सिर का दर्द चला गया है, तभी तो तुम मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही हो। चलो अब अच्छे से खड़े हो जाओ और कुछ ऐसा बना दो जो जल्दी बन जाए। अतुल के कहने पर रेशमा को खड़ा होना पड़ता है, जिसके बाद वो उठती है और सब लोगों के लिए पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। पुलाव देखते ही उसका ससुर मुंह बनाने लगता है और बोलता है, यह क्या रेशमा बहू, आधी रात को क्या अब हम पुलाव खाकर सोएंगे? इससे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए आलू का चोखा और रोटी बना दो। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और जल्दी भी बन जाएगा। जब इसमें मेहनत नहीं लगेगी और जल्दी बन जाएगा तो ये बुड्ढा खुद ही बनाकर क्यों नहीं खा लेता? आधी रात को मेरी नींद खराब करने में क्या मिलता है इस घर वालों को? इस घर में शादी करके परेशान हो गई हूँ मैं। अगर अतुल दिखने और दिल के अच्छे नहीं होते तो मैं कभी भी इस घर में शादी नहीं करती। कहाँ फंस गई मैं? ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। पहले उसके ससुराल वालों को 2:30 बजे खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन रेशमा ने उन्हें प्यार से रखकर इतना बिगाड़ दिया कि अब वो रात के 2:30 बजे उठकर खाना खाया करती। एक दिन रेशमा को खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, जिसे सुनकर रेशमा तुरंत ही अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को देखकर कहती है, मुझे बताया क्यों नहीं माँ, जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी? मैं कब का आपके पास आ जाती। आप मुझे अपना नहीं समझती क्या? अरे मेरी लाडो रानी, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। मुझे तेरी सहेली नेहा ने बताया कि तू वहाँ कितना खाना बनाती है। उस खाने को बनाने से तू इतनी परेशान थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, क्योंकि आपने बोला था कि उस घर को मैं अपना घर समझूं, जो भी परेशानी हो अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करूं। इसलिए आपको ये सब कुछ बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अब तो अपने घर पर फोन करके ये बता दे कि तेरी माँ बहुत बीमार है और तो कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने वाली है। उसके बाद देखना तेरे घर वालों की अकल अपने आप ठिकाने आएगी। अब रेशमा ने अपनी माँ की बात को सुनकर यही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। अपने ससुराल में कॉल करके उसने बता दिया कि उसकी माँ बीमार है और वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके में ही रुकने वाली है। ये बात सुनकर उसके ससुराल वालों की जैसे सांसें ही अटक गई। पहले दिन रात के 2:30 बजे ननद ने उठकर खाना बनाया। अरे बाप रे बाप, भाभी अकेले ही सब कुछ कैसे कर पाती थी? हमारे घर वाले तो भाभी के आने से सच में पागल हो गए हैं, जो रात के 2:30 बजे उठकर भुक्कड़ की तरह खाना खाते हैं। कल से मैं कोई बहाना बनाकर उठूंगी नहीं, उसके बाद माँ को खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन रेशमा की ननद ऐसा ही करती है, वो नींद से उठती नहीं। रेशमा की सास को रात के 2:30 बजे उठकर सब लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, लेकिन चूल्हे के आगे कितना बुरा लग रहा है। रात के 2:30 बजे उठकर खाना बनाने से तो मेरी नींद भी खराब हो गई। मेरी बहू कितनी अच्छी और मासूम थी, जो रात के 2:30 बजे उठकर सब लोगों के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हम उससे अलग अलग तरह की फरमाइश अलग करते थे। रेशमा के कुछ दिन मायके जाने के बाद उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद जैसे ही रेशमा वापस आई सब लोग उससे माफी मांगते हैं। जिसके बाद वो लोग कभी भी रात के 2:30 बजे उठकर उसे खाना बनाने को नहीं कहते। अब रेशमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है और उसकी परेशानी खुद ब खुद सुलझ जाती है। मालती सुबह सुबह सोकर उठी होती है, तभी मालती की छोटी बहू सुहाना उसके लिए चाय लेकर आती है और चाय देते हुए बोलती है, माँ जी आप ब्रश कर लीजिए, मैं आपकी चाय लेकर आई हूँ। आए हाय बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, और ऊपर से तू अब मेरे लिए चाय भी लेकर आ गई। तेरे हाथ की चाय पीकर मुझे मरना नहीं है। मालती सुबह सुबह अपनी छोटी बहू को सुनाने लग जाती है और उन दोनों की आवाज सुनकर मालती की बहू पूनम मालती के लिए जल्दी से चाय बनाती है और लेकर आती है। माँ जी आप क्यों सुबह सुबह इतना चिल्लाकर अपना खून जला रही हो?
ये लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई। आप ये पियो और थोड़ा शांत हो जाओ। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाय मेरी प्यारी बहू पूनम, मैं तो अपनी आँख खुलने के साथ बस तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। तू तो माता लक्ष्मी ही है, अपने मायके से इतना सारा धन लाई है। और एक ये है सुहाना, जो अपने फटे हुए बैग में फटी हुई 2 साड़ियाँ उठा ले आई। माँ जी, अब हर किसी के माँ बाप मेरे माँ बाप जितने अमीर थोड़ी ना हो सकते हैं। सुहाना तो शक्ल से ही गरीब लगती है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए इसकी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। बिल्कुल सही कह रही है पूनम बहू तू। वो तो मेरे बेटे को ये गरीबी की माला भा गई, वरना तो मैं उसे अपने घर में एक कदम नहीं रखने देती। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। और याद रखियो कि सुबह सुबह कोई भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है, इसीलिए अपनी शक्ल मत दिखाया कर। अपनी सास के ताने सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मालती इसी तरह अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना कपड़े धोने बैठती है तो अपनी सास के भी कपड़े धोने लगती है। अपनी छोटी बहू को अपने कपड़े धोते हुए मालती देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सुहाना पर चिल्लाते हुए बोलती है, सुहाना, तुझे मैं पहले ही कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब तक तुझे समझ नहीं आया क्या? या फिर अब मुझे तू खुद ही बता दे कि तुझे कौन सी भाषा में मेरी बात समझ आती है? माँ जी, मैंने अब क्या किया? मैं तो यहाँ बस सबके गंदे कपड़े ही धो रही हूँ। फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ जी? गलती? अरे तुझसे पाप हुआ है, पाप। तूने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे कपड़े धो नहीं सकती। माँ जी, मैं तो बस इसलिए आपके कपड़े धो रही थी क्योंकि आपके कपड़े गंदे थे। गंदे थे नहीं, लेकिन अब जरूर हो गए हैं क्योंकि तूने मेरे कपड़ों को हाथ जो लगाया है। अब मैं इन कपड़ों को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी। पूनम बहू, ओ पूनम बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आना। अपनी सास के बुलाने पर पूनम अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुला रही हो? कुछ काम है क्या? बहू, तू इतनी भोली है, प्यारी है और पैसे वाली भी है। तेरे होते हुए मेरे सामान को ये भिखारन क्यों हाथ लगा रही है? तूने इसे रोका क्यों नहीं? किस बात के लिए नहीं रोका मैंने इसे? अरे ये मेरे कपड़े धो रही है, खुद तो है ही गंदी, अब मेरे कपड़ों को भी गंदा कर दिया। देख पूनम बहू, मुझे ना इस गरीब की परछाई तक नहीं पसंद है और अब से मेरा सारा काम तू करेगी। अपनी सास की इतनी कड़वी बातें सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और बाहर नहीं आती। शाम को जब सुहाना का पति अमन आता है तो वो अपने कमरे में देखता है कि सुहाना एक कोने में शांत बैठी थी। अमन सुहाना से कहता है, क्या हुआ सुहाना, तुम उदास लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे माँ जी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। दीदी अपने मायके से बहुत कुछ लाई हैं, तो माँ जी उनको ही पूछती हैं और मेरे साथ तो जैसे अछूत वाला व्यवहार करती हैं। मुझे पता था माँ ऐसा बर्ताव करेंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अब और नहीं। हम घर छोड़ के जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान देना और मैं दुगनी मेहनत करूंगा और हम एक नया घर बना के अपने एक दुनिया बसाएंगे। लगातार अपनी बीवी का अपमान अमन से देखा नहीं जाता और वो घर छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों अलग से रहने लगते हैं। घर छोड़ने के बाद घर का सारा काम पूनम अपनी सास से ही करवाती। एक बार मालती बर्तन धो रही थी और उसके कमर में काफी दर्द था। तभी पूनम और बर्तन धोने के लिए लाती है और वहाँ रख देती है। ये देखकर मालती कहती है, बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्तन नहीं धुले जाएंगे। जितना हो सकता है उतना तो मैंने कर दिया, इसीलिए अब ये बचे हुए तू ही धुल दे। माँ जी, बड़ी हो आप, इसीलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं, लेकिन मैं घर में नौकरानी रख लूँ, इतने पैसे तो नहीं है। और रही बात बर्तन धोने की, तो आप घर में मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही हो ना, थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, कम से कम किसी तो काम आओगी ना आप। यहाँ पूनम दिन पर दिन अपनी सास से घर का सारा काम करवाई जा रही थी। वहाँ सुहाना ने अपनी परीक्षा दी होती है, जिसका आज परिणाम का दिन था और अमन सुहाना दोनों परिणाम का इंतजार कर रही थी। तभी सुहाना के फोन पर मैसेज आता है और वो खुशी से अमन को गले लगा लेती है। अमन, मैंने परीक्षा पास कर ली है और मेरी नौकरी भी लग गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अमन। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते
तो शायद आज मैं ये परीक्षा दे भी नहीं पाती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब बस मैं तुम्हारी वजह से ही हूँ। जिस तरह से तुमने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे कदम से कदम मिलाया, उसी तरह एक पति का भी फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का हर कदम पे साथ दे, उसका हौसला बढ़ाए। और मैं तो यही कर रहा हूँ। सुहाना की नौकरी लग जाती है, अमन भी काम कर रहा होता है। इस तरह दोनों की कमाई से अब उन दोनों के हालात में काफी सुधार आता है। वहीं एक रोज मालती झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और उसे पैर में बहुत जोर की मोच आती है। मालती दर्द से चिल्लाते हुए अपनी बहू को बुलाती है। बहू जरा उठा तो, मेरे पैर में जोर से मोच आ गई है। माँ जी, आप अपने नाटक से बाज नहीं आने वाली हो क्या? अरे इतना नाटक कौन करता है? बहू कैसा नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरे पैर में सच में जोर से मोच आ गई है। माँ जी, मैं आपके इस झूठ को सच नहीं मानने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आप ये सब एक नाटक कर रही हो। चलो जल्दी से उठो और पूरा का पूरा घर साफ करो। बहू मेरी बात का विश्वास कर, सच में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में मोच आई है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा, तो मैं घर के काम कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? तब तो आप काम और भी जल्दी कर सकती हो। एक काम करो, पहले घर साफ करो, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ और अब कोई सवाल मत करना, जो कहा है ना वो करो। मालती पूनम की बात मान लेती है और काम करने लगती है। ऐसे ही मालती के दिन कट रहे थे। रोज ऐसा कुछ न कुछ हो जाता जिससे पूनम अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाती। कुछ दिनों बाद पूनम और मालती दोनों बाजार सब्जी लेने जाते हैं, जहां सब्जियों का थैला मालती ने ही उठाया था और साथ में टमाटर की पन्नी भी। तभी मालती का पैर लड़खड़ाता है और उसके हाथ से टमाटर गिरकर बिखर जाते हैं। ये देखकर तो पूनम आग बबूला हो जाती है। बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? इतने महंगे टमाटर तूने गिरा दिए। बहू मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, मेरा पैर लड़खड़ा गया था और टमाटर गिर गए। पैर लड़खड़ा गए तो क्या खुद नहीं गिरी? बस ये टमाटर ही क्यों गिरे? बहू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है, आगे से कभी नहीं होगी। गलती? कोई बात नहीं, अब तक गलती के लिए माफी मिल गई, लेकिन अब नहीं मिलेगी। चलो अब सबके सामने आप मुर्गा बनो और कुकड़ू कू करो। पूनम मालती के साथ जबरदस्ती करने लगती है और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को देखकर वहाँ सुहाना भी आती है, जो कि सब्जी लेने आई थी। सुहाना भीड़ के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसकी जेठानी उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। ये देखकर सुहाना को काफी बुरा लगता है और वो बोलती है, दीदी ये हमारी सास है और आप इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? ये ना इसी लायक है। अरे घर पर पड़ी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, और देखो इतने महंगे टमाटर जमीन पर गिरा के, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। बस करो दीदी, सजा किस बात की? हमारी सास है ये, इन्होंने हमारे पतियों को पाला है और अब आपको इन्हें पालना पड़ रहा है तो आप इन्हें सजा दे रही हो। अब से माँ जी आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं माँ जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलो माँ जी। सुहाना अपनी सास को अपने साथ लेकर चली जाती है। बीते कुछ दिनों में जो भी मालती के साथ हुआ, उन सब की वजह से मालती एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जिसके साथ इतना बुरा किया, आखिर उसने ही बुरे समय में उसे आसरा दिया। रतनपुर गांव में भानु और राजन नाम के दो दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों दोस्त अपनी पत्नियों के साथ गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और भानु की पत्नी गर्भवती होती है, जिसे सुनकर उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो भागते हुए अपने दोस्त राजन को ये खुशखबरी देने के लिए जाता है, जिसे सुनते ही राजन और उसकी पत्नी भानु के घर आते हैं और देखते हैं कि भानु की पत्नी सुखमती बैठी रो रही है, जिसे देखकर रानी बोलती है, क्या हुआ सुखमती, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई दी है, इस पर खुश होने के बजाय तुम रो रही हो। रो नहीं तो और क्या करूं रानी, तुम ही सोचो, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं ये भी कोई जिंदगी है क्या? ना अच्छा खाना है, ना कपड़े हैं, ना घर है, ना ही अच्छी परवरिश, कुछ नहीं है हमारे पास, तो किस बात की खुशी मनाऊं मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन तुम परेशान मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रानी बिल्कुल सही कह रही है, तुम खामखा दुखी हो रही हो। मैं खामखा दुखी हो रही हूँ?
अरे जरा आप ही सोचिए, हम जैसे गरीब लोगों के पास खुद का पेट पालने के लिए ठीक से पैसे नहीं होते, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य कैसे दे पाएंगे? तो क्या करूं? जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम किसी और को दोष क्यों दें? आप ही सोचिए, यहाँ एक बच्चे का खर्चा हम लोग उठा नहीं पा रहे, तो दूसरे बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे? मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम पागल हो गई हो? ये क्या कह रही हो? तुम उस बच्चे की जान लेना चाहती हो जो अब इस दुनिया में आया भी नहीं है? भानु बिल्कुल ठीक कह रहा है सुखमती, तुम ऐसा मत सोचो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुखमती, ये दोनों दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बेवजह इतना सोच रही हो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हो सकता है बच्चों की किस्मत तुम्हारी किस्मत चमका दे। ये सब कहने की बात होती है रानी, जब बच्चे का बोझ और उसका खर्चा सर पर आता है ना, तो अच्छे अच्छों की कमर टूट जाती है। और भगवान की दुआ से मेरे पास एक लड़का है, मैं अच्छे से बस उसकी देखभाल कर लूं, मेरे लिए वही बहुत है। तुम बच्चों को बोझ कह रही हो? बच्चे ना होने का दुख हमसे पूछो, जो शादी के इतने सालों बाद भी बे औलाद है। हमने कितनी प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने हमारी एक ना सुनी। कम से कम तुम्हें माँ बनने का सुख तो मिला है। अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही चाह है तो तुम इस बच्चे को गोद ले लो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो वैसे भी कभी माँ नहीं बन सकती, इसी बहाने तुम्हें भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मुझे तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए। सुखमती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बताओ रानी, क्या तुम मेरे दूसरे बच्चे को पालने और गोद लेने के लिए तैयार हो? सुखमती के पूछने पर राजन और उसकी पत्नी चुपचाप भानु के घर से अपने घर लौट आते हैं। उनके जाने के बाद भानु भी गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन राजन और उसकी पत्नी फिर से भानु और सुखमती के घर आते हैं और रानी कहती है, कल सुखमती के अचानक ऐसे पूछने पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, इसलिए हम दोनों कल चले गए थे। उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में इस बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहती, तो मैं और मेरे पति इस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, अगर तेरी तरफ से हाँ है और अगर इस बच्चे को तुझे मुझे देने में कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मैं तेरे दूसरे बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बोल रहा है भाई? तू मेरा दोस्त है यार, मेरा बच्चा तेरे पास रहे या मेरे पास एक ही बात है, और मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? भाई तुम लोग तो ऐसा करके मेरी बच्चे की जान बचा रहे हो, वरना इसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। चुप रहिए आप। रानी, दोस्त हो तो तेरे जैसे, तूने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ, सच में। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। आज तेरी वजह से इतने सालों बाद मेरी सूनी गोद भर गई। चारों आपस में बातें करने के बाद खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं और देखते देखते सुखमती को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है। एक दूसरे से बातें करने के अनुसार सुखमती अपने ही हाथों से अपनी किस्मत रानी के हाथों में सौंप देती है। राजन और रानी अपनी बेटी को लेकर बड़ी ही खुशी के साथ अपने घर चले जाते हैं। एक तरफ जहां सुखमती एक और बच्चे के बोझ से छुटकारा पाकर खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी और राजन अपनी सूनी गोद भर जाने से खुश थे। ये सब देखते हुए भानु अपनी पत्नी सुखमती से बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन देख लेना सुखमती, एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होगा। चुप रहिए आप। कैसी गलती? कौन सा अपनी बेटी को मैंने बेच दिया है? रहेगी तो यहीं, वो हमारी आंखों के सामने। मैंने तो उन दोनों को माता पिता बनने का सुख दिया है। बस यही तो एक काम तुमने अच्छा किया है। मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी जिंदा और ठीक तो है, और आज के बाद उसे अपनी बेटी कहने की हिम्मत भी मत करना। अब उसके माता पिता कोई और हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सा उसकी माँ बनने के लिए मरी जा रही हूँ। रानी और राजन दोनों ही उस लड़की का नाम बड़े प्यार से लक्ष्मी रखते हैं और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लक्ष्मी के आते ही राजन की किस्मत करवट लेने लगती है और उसे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। राजन अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है और अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेता है। साथ ही अपनी बेटी लक्ष्मी की परवरिश में भी कोई कमी नहीं रखता। देखते ही देखते समय के साथ लक्ष्मी भी बड़ी हो जाती है। साथ ही वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाती है। अपनी बेटी लक्ष्मी के जन्मदिन वाले दिन राजन अपने दोस्त से मिलने अपने गांव पहुंचता है। भानु और उसकी पत्नी सुखमती राजन को सूट बूट में देखकर दंग रह जाते हैं और सुखमती बोलती है, राजन, हम लोग तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए।
तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। किसकी किस्मत चुरा ली? किस्मत चुराई नहीं भाभी, किस्मत से पाई है लक्ष्मी जैसी बेटी। इसे तो मजाक करने की आदत है। और बताओ कैसे हो तुम? मेरी बेटी मतलब तुम्हारी बेटी कैसी है? आज इतने साल बाद कैसे आना हुआ? भानु, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। आज मेरी बेटी लक्ष्मी का जन्मदिन है। आप लोग भूल गए, पर मेरे पास सब नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस प्रकार करूँ। मेरी किस्मत आपकी बेटी ने ही खोली है, इसलिए मैंने उसका नाम ही लक्ष्मी रख दिया। उसके जीवन का इतना बड़ा दिन है और आप लोग ना रहें तो अच्छा थोड़ी लगेगा। राजन सुकमती और भानु को अपने साथ शहर ले आता है और उनकी बेटी लक्ष्मी को उनसे मिलवाता है। लक्ष्मी को देखकर भानु राजन और रानी से कहता है, भाई इसी को कहते हैं किस्मत। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को कहने के लिए। जितनी अच्छी परवरिश आप लोगों ने लक्ष्मी को दी है उतनी तो शायद हम लोग भी कभी नहीं दे पाते। राजन और रानी लक्ष्मी को उन दोनों से मिलवाते हैं और सभी लोग अच्छे से लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते हैं। सुकमती को राजन का इतना अमीर होना अच्छा नहीं लगता और मौका देखकर जैसे ही लक्ष्मी को वो सब बताने जाती है, तभी भानु वहाँ आकर उसे रोक देता है और साइड में ले जाकर बोलता है, तुमने अपनी शर्म बिल्कुल बेच दी है क्या, जो तुम अपनी बेटी और अपने दोस्तों का सुख भी नहीं देख पा रही हो? ये गलती तुम्हारी है। अपनी बेटी को सच बोलकर उसकी नजर में भी गिरना चाहती हो क्या? उस टाइम भी अपना ही फायदा देखा और आज भी अपना ही फायदा देख रही हो। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी और दोस्ती दोनों निभाई है। अब बस करो सुकमती, बस सब किस्मत का खेल है। अपने पति भानु की बात सुन के सुकमती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति भानु से अपने किए की माफी मांगकर कहती है, आपने सही कहा, सब किस्मत का खेल। जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो मिल ही जाता है और जो नहीं होता वो खो ही जाता है।